हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम वन शॉट करने वाले हैं ए टू जेड पूरे चैप्टर का इन डेप्थ में डीपली रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर थर्ड विच इज बिजनेस इन्वायरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर A1 गो के अंदर शुरू से लेकर एंड तक हर एक कॉन्सेप्ट डीपली इन डेप्थ रिवीजन करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है पहले वो थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें कराते हैं, कुछ कम नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है, फीचर है, इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा बाद डायमेंशंस है और डिमोनेटाइजेशन। चार चीज़ें आपको पढ़नी है। फीचर्स मीनिंग फीचर्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, देन क्लास आपका डायमेंशंस हो गए, 5 डायमेंशंस, और क्लास इसके बाद डिमोनेटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। वेटेज आप क्लास 4 to 6 मार्क्स का समझ सकते हो, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 के अंदर अंदर क्लास आता है। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी मीनिंग अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि बिजनेस इन्वायरमेंट ये रहा मेरा बिजनेस और ये है क्लास मेरा एनवायरनमेंट, यानी कि वो सराउंडिंग, वो वातावरण, वो एरिया जहाँ पे हमारा बिजनेस लाई करता है, जहाँ पे हमारा बिजनेस है। अगर मैं क्लास नोएडा में अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो ये जो नोएडा है क्लास ये मेरा इन्वायरमेंट है। या आप इसे, अगर मेरा स्केल बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर ये मेरा इन्वायरमेंट है। और बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ तो वो ये पूरा का पूरा इंडिया ही मेरा एक बिजनेस का एनवायरनमेंट है। मैं और बड़े लेवल पे अगर काम करता हूँ तो पूरा का पूरा वर्ल्ड, मतलब मेरा काम अलग अलग देशों में भी चल रहा है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में चल रहा है। तो मेरा एनवायरनमेंट क्लास ये सारा का सारा है। सर ये इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें तो अपने बिजनेस से मतलब होना चाहिए, तो हमें ये इन्वायरमेंट से मतलब क्यों है। बेटा सीधी सीधी बात है, यही जो हमारा इन्वायरमेंट है ये हमारे बिजनेस पे असर डालता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिमिलर सी बात है क्लास, जैसे आप जिस संगति में रहते हो, आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो, जैसे बच्चे आपके दोस्त हैं, जैसे आपके रिलेटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं आप पे असर डालेंगे। उनका वातावरण कहीं ना कहीं क्लास उन पे असर डालेगा, असर दिखाएगा। इसी तरीके से हमारा बिजनेस जिस एरिया में है वो कहीं ना कहीं क्लास हमको इम्पैक्ट करेगा। जैसे अगर हम बात करें, नवरात्रे चलते हैं भारत के अंदर, तो उस टाइम पे नॉन वेज जो है वो बिल्कुल नहीं चलता। तो अगर किसी का नॉन वेज का रेस्टोरेंट है, सावन चल रहे हैं जैसे, उसमें किसी का नॉन वेज का अगर रेस्टोरेंट है भैया, तो उस रेस्टोरेंट को बंद रखना पड़ेगा या बहुत कम चलाना पड़ेगा, उसको उससे नुकसान होगा। दिवाली आती है तो भाई अगर मान लो आप किसी और कंट्री में हो, दिवाली के डेट पे आपका कोई धंधा इतना अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन अगर इंडिया में हो, दिवाली है तो आपका धंधा अच्छा चलेगा। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे जो लोग कुछ और भी बेच रहे हैं तो वो भी मिठाइयाँ, पटाखे, बर्तन, सजाने का सामान वो सब बेचने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया इस चीज़ से मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब वो वातावरण, वो इन्वायरमेंट जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है। और जब मैं बोलता हूँ इम्पैक्ट डालता है तो दो इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या है क्लास? थ्रेट। थ्रेट का मतलब वायरस, थ्रेट का मतलब जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। तो हमारा बिजनेस, हमारा जो पूरा वातावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, कभी हमें फ़ायदा भी पहुंचाता है, कभी हमें नुकसान भी पहुंचाता है। फ़ायदे को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, नुकसान को बोलते हैं थ्रेट। तो हमें अपने इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। अगर मैं कहीं बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो वहाँ के कैसे कैसे लोग हैं, वहाँ के लोग कितना पैसा कमाते हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने यंग हैं, कितने लोग किस किस टाइप की मेंटालिटी रखते हैं। वेज, अगर मैं रेस्टोरेंट काम कर रहा हूँ तो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, किस क्लास की सैलरी है उनकी, तो किस हिसाब से क्लास वो अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा सेम चीज़ कहीं अगर 100 रुपये की मिल रही है तो कहीं अगर टॉप मार्केट है, अच्छी सड़क है, सब चीज़ है, बड़ी दुकान है, रेस्टोरेंट है, तो वही चीज़ 200 रुपये की भी मिल सकती है। डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे लोग हैं। अगर बूढ़े लोग ज़्यादा रहते तो छड़ियाँ बेचेंगे, चश्मे बेचेंगे। अगर क्लास बच्चे ज़्यादा रहते तो खिलौने की दुकान से भी आपका धंधा चल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? दिस इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इस इन्वायरमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसी नॉलेज के लिए हम ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आई बात समझ क्लास? आओ। Business environment refers to factors, forces, individual and institutions which are outside the control of business enterprise but these may affect its performance। मतलब
अब हमारा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। दशहरा, दिवाली, लोगों की सोच हो गई, फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, सरकार की पॉलिसी, कोई नियम कानून बदल गया, कोई एक्ट में संशोधन आ गया, चेंज हो गया, भाई वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेंगे। सरकार ने बोला पॉलीथीन बैन, प्लास्टिक बैन, तो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को असर पड़ेगा भैया, उसका नुकसान होगा उनको। लेकिन हाँ पेपर बनाने वाली कंपनी को फायदा होगा, पेपर बैग बिकेंगे, प्लास्टिक बैग नहीं बिकेंगे, तो प्लास्टिक बैग वाले रोएंगे, हर तुम तो बर्बाद हो गए, पेपर वाले खुश होंगे, सही है भैया अब हमारा काम बढ़ेगा, लोग प्लास्टिक की जगह पेपर बैग यूज़ करेंगे तो हमारा धंधा बढ़ेगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसा ही है, किसी को फायदा पहुंचाएगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगा। इन सिंपल वर्ड, बिजनेस इन्वायरमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। ये वो सराउंडिंग है जहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो आपको अपने इन्वायरमेंट को स्कैन, आप, मैं आपसे पूछता हूँ, कल को कोई दुकान खोलोगे आप, तो देखोगे ना हर चीज़ कि कैसे कस्टमर है, कैसे लोग हैं, सड़क कैसी है, सरकार का नियम कानून क्या है, लॉ क्या है। कुछ चीज़ इंडिया में बैन है तो बाहर चीज़, आप मुझे एग्जांपल दो, कई सारी चीज़ें ऐसी है जो इंडिया में बैन है लेकिन बाहर कंट्री में बैन नहीं है, तो आप उसको एग्जांपल दो, मुझे बताओ। जैसे मान लो बिहार है, तो बिहार में दारू बैन है, तो वहाँ पे धंधा नहीं चलेगा, लेकिन कहीं और आपका चलेगा। तो अगर आप बिहार में रहते हो और दारू बेच रहे हो तो ये छोड़, तो दिक्कत हो जाएगी ना, आपको लीगल केस चलेगा आपके ऊपर, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, है ना, कानूनी कार्रवाई चलेगी, जेल भी हो सकती है। आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं पता था ये चीज़। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, हमेशा ध्यान रखना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर मैं दुबई में गया और दुबई में जाके मैंने जो है रेड लाइट तोड़ दी, मैंने कहा अपने वहाँ तो होता रहता है, 100 रुपये का चालान है, वहाँ 20,000 का चालान है, तो मैं ये नहीं कह सकता जी मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा मर्डर करने पे फांसी होती है, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब मर्डर नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कह सकते। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि मुझे कानून नहीं पता था, ये चीज़ आप बेवकूफ़ी है, ये चीज़ आप नहीं बोल सकते, समझ रहे हो। तो अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो आपको क्लास क्या मिलेगा, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी। साथ में जब आप स्कैन करते हो ना, तो एक SWOT एनालिसिस होता है। SW का मतलब क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी कमजोरी कहाँ पे है, कहाँ मैं दिक्कत खा रहा हूँ। मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन मेरी कॉस्टिंग ज़्यादा है, प्राइस ओवर हो जाता है। अपॉर्चुनिटी क्या क्या मुझे मिल रही है, थ्रेट, आप स्पेलिंग लिखो सब बच्चे, SWOT एनालिसिस की। स्ट्रेंथ मुझे पता चलेगी कि मैं कहाँ पे पावरफुल हूँ, क्या चीज़ मेरे सामान में अच्छी है। मेरी वीकनेसेस क्या है मुझे पता चलेगी, मैं स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा, वीकनेसेस को कोशिश करूंगा कम से कम रखूँ। अपॉर्चुनिटी क्या क्या मुझे मिलेगी, क्या मौका है मेरे पास, है ना। उसके बाद थ्रेट, मतलब क्या वार्निंग मिल रही है, क्या मेरे को नुकसान हो सकता है, इस चीज़ से मुझे नुकसान हो सकता है, यानी थ्रेट, इस चीज़ से मुझे फायदा हो सकता है, मौका है मेरे लिए। जैसी नोटबंदी हुई ना, पेटीएम ने तुरंत एकदम मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। पेटीएम करो, पेटीएम करो, टीवी में कितने ऐड देखे थे आपने, क्यों, उसे पता था भैया नोट बंद हो गया तो लोग जाएंगे, छुट्टे पैसे हैं नहीं, है ना। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 500,000 के नोट बंद हुए थे, तब लोग क्या करेंगे, पेमेंट किससे करेंगे, फिर पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। इन्वायरमेंट स्कैनिंग, अच्छा अब इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है, इसी इन्वायरमेंट को स्कैन करना, देखना भाई कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ थ्रेट है, कहाँ पे क्लास मुझे स्ट्रेंथ अपनी दिखानी है, कहाँ मेरी वीकनेसेस है, उन सबको हम देखेंगे। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कंप्लीट अवेयरनेस रखना, अंडरस्टैंडिंग करना। इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर एंड पर्सन्स ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब इस चीज़ से मेरे बिजनेस पे कितना असर पड़ेगा, इस बात का आपको पता होना चाहिए। कल को CBSE कोई नया रूल लिया है, उससे आप अफेक्ट होगे कि नहीं होगे, अफेक्ट होगे बिल्कुल। तो आपको कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, उस चीज को जानने के लिए तो भैया आपको CBSE का टच में रहना पड़ेगा कि भाई कल को कोई नोटिस तो नहीं आ रहा, कोई सर्कुलर तो नहीं आ रहा, कुछ और बात तो नहीं पता चल रही। दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट स्कैनिंग, कि भी हम स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा एक तो अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, थ्रेट, वीकनेसेस का, साथ में क्लास हम लोग उसको, वो चीज़ हमारे बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट डालेगी हमें वो भी पता चल जाएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट हमें क्या क्या देता है, कॉन्स्टेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। कॉन्स्टेंट का मतलब थ्रेट, जो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। अपॉर्चुनिटी मतलब जो हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाएगा। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे ना, तो कल को कोई नुकसान अगर आपके पास आने वाला है तो आप पहले से बचे रहोगे। अच्छा कल को ये हो सकता है, रेडी रहो, पहले से तैयार रहो, समझ रहे हो। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, आपका थ्रेट विच रेस्ट्रिक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी को रोकता है। और अपॉर्चुनिटी क्या होता है क्लास, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाता है। कॉन्स्टेंट कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा, अच्छा ये नियम आ जाएगा तो मुझे नुकसान होगा। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, ये नियम आएगा तो मुझे फायदा होगा। सरकार का कोई कानून जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे मैंने बोला प्लास्टिक बंद हो गया, तो ये थ्रेट है प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी के लिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है पेपर बैग बनाने वाली कंपनी के लिए, है ना। आपने एक ऐड देखा होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सब जानते हैं क्लास, ठीक है।
तो उन्होंने एक बार कोल्ड ड्रिंक को मना कर दिया था, कोका कोला को, नहीं ये नहीं, पानी चाहिए। तो कोका कोला की सेल डाउन और पानी की सेल क्या हो गई, अप हो गई। ठीक है, मे बी ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट लेकिन एक नॉर्मल वे में आपको एग्जांपल देके, हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। किसी को फायदा, किसी को नुकसान। तो नुकसान मतलब कॉन्स्टेंट, फायदा मतलब अपॉर्चुनिटी। इसके फीचर की बात करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला एक्सटर्नल फोर्सेस है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिविटी। मैं इसके केस स्टडीज भी आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। तो इसके केस स्टडीज एक एक करके आगे देखेंगे, बट फिलहाल इसको समझते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है। देखो यार, क्योंकि हम अपने बिजनेस को ही तो कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस के अंदर तो नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन हम पूरा बाहर का मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जितने भी फोर्सेस हैं वो एक्सटर्नल है, यानी कि वो सारे के सारे फैक्टर जो क्लास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है। जैसे मैं आपको डायमेंशन की बात करूंगा, 5 डायमेंशन है। इकोनॉमिकल, हमारी इकोनॉमी कैसी है। अगर हम अमेरिका में बिजनेस करेंगे तो हम जाहिर सी बात है तरक्की करेंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ही तरक्की कर रही है। वहाँ हम एक पेन का भी 100 रुपये मांगेंगे तो बच्चा खुशी खुशी देगा, यहाँ तुम 10 रुपये मांगोगे तो बच्चा नहीं देगा। तो डिपेंड करता है इकोनॉमी कैसी है, कस्टम कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, वहाँ टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। यहाँ पे लोग 3G 4G यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे किसी कंट्री में लोग 5G यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी अलग। वहाँ पे 3G 4G बेचोगे तो नहीं बिक पाएगा, है कि नहीं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। अब एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर 2 फोर्सेस हैं, जनरल और स्पेसिफिक। तो इसमें लिखा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ध्यान रखना, स्पेसिफिक फोर्स किसको कहते हैं, जनरल फोर्स किसको कहते हैं, ध्यान रखना। जनरल फोर्स की बात करते हैं पहले। ये वो फोर्स है जो सबको इम्पैक्ट डालेगा। लाइक कोई टेक्नोलॉजी को चेंज हो जाना, सोशल हो गया। अब ये 5 नाम तुम्हें याद हो जाएंगे आगे चल के, हम डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे ना तब। तो सोशल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, इवन इकोनॉमिकल हो गया। ये कहीं ना कहीं सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेंगे, आपके इंडिविजुअल इफेक्ट इंडिविजुअल फॉर्म डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं क्लास आप इंडिविजुअल को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेंगे, बट हाँ सारे पूरे कंट्री। जैसे प्लास्टिक बैग बंद हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लास्टिक बैग बंद हो गया तो प्लास्टिक बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं ये सब पे इम्पैक्ट डालेंगे। दिस इज कॉल्ड जनरल फोर्सेस। ठीक है, दिवाली है, सबकी सेल बढ़ेगी, यानी कि दिवाली के टाइम पे कि मेरी दुकान की सेल डाउन होगी उसकी बढ़ गई, नहीं, सबकी सेल बढ़ेगी। तो जनरल फोर्सेस का मतलब क्या है, जो सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होता है क्लास, ये अफेक्ट करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। दीज इंक्लूड सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर। अगर मेरे सप्लायर से मेरी लड़ाई है, अगर मेरे सप्लायर से मेरी लड़ाई है तो भैया वो मुझे कहीं ना कहीं क्लास डायरेक्टली नुकसान पहुंचाएगा, सबको नहीं पहुंचाएगा। मेरे कस्टमर अगर बिगड़ रहे हैं तो वो मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, वो सबको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सारी दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। बात समझ रहे हो। तो स्पेसिफिक मतलब क्या है, जो सीधा मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, और जनरल मतलब जो क्लास सबको, ये क्लास पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगे। तो स्पेसिफिक फोर्स में क्या क्या आता है, कॉमेंट सेक्शन में लिखो ताकि तुम्हें याद रहे क्या क्या आता है। सप्लायर, इन्वेस्टर और कस्टमर, ये 3 चीज़ आती है। हमारे सप्लायर, हमारे इन्वेस्टर, हमारे कस्टमर्स, वो हमको डायरेक्टली नुकसान पहुंचाएंगे, डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे वो। जबकि जनरल फोर्सेस के अंदर क्या क्या आता है क्लास, पूरा का पूरा 5 डायमेंशन, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सबको इम्पैक्ट पहुंचाएंगे। ये हमारे अगर कस्टमर हमसे नाराज है तो भी हमको नुकसान होगा, हमारे जैसे सारी दुकानों को नुकसान नहीं होगा। बट सरकार का नियम चेंज हो गया तो हमको और सारी दुकानों को नुकसान होगा डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा, इंटर रिलेशन पहला क्या था क्लास आपका, सबसे पहला पॉइंट एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, दूसरा स्पेसिफिक और जनरल, तीसरा क्लास इंटर रिलेशन। देखो जितने भी फैक्टर्स हैं ना, फैक्टर मतलब जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को असर डालते हैं, वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर वेस्टर्न कल्चर की तरफ लोग फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे, अब आजकल हम लोग कितना फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर को। केक काटना हमारा कल्चर नहीं है, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, ये सब चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था क्लास 100 साल पहले अगर जाओगे तो, है ना। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम कितना फॉलो करते हैं इंग्लिश, वेस्टर्न कल्चर को, इंग्लिश लैंग्वेज हो, या कई लोग, कुछ लोग तो पता है सामने वाला हिंदी समझता है फिर भी उसके सामने इंग्लिश झाड़ते हैं। स्कूल के टीचर होती है, बच्चों को नहीं समझ आ रहा इंग्लिश में, फिर भी उसको इंग्लिश झाड़ेगी, मतलब इंग्लिश उसके सामने बोलो जो समझ सके, लेकिन उसके सामने बोलते हैं हाइप क्रिएट करने के लिए। या फिर हमारे और भी बहुत सारे चीज़ें हैं वेस्टर्न कल्चर, आप समझते हो अच्छे से। तो जब लोग उसको फॉलो करते हैं तो फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती है। आप देखो फास्ट, अगर अपने दादा जी से पूछो, आप बैठना कभी अपने दादा से पूछना, तो शायद ही उन्होंने बहुत कुछ फास्ट फूड खाया हो,
है कि नहीं? वो मतलब वो हेल्दी इसलिए हैं, उन्होंने कोई फास्ट फूड बहुत ज़्यादा, आप चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, ये है, बहुत 10 चीज़ें होती हैं फास्ट फूड की, वो नहीं, उस टाइम नहीं था इतना। लेकिन अब धीरे धीरे लोग और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। आप लोग कितना सारा अलग अलग चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल आप खाना वाना खाते हो कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं क्लास, अगर लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाएंगे तो उससे फास्ट फूड कंपनियों का मजा आ जाएगा, है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेशन, मतलब कहीं ना कहीं एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशनशिप। ये सब इसलिए डीपली बता रहा हूँ, खोल खोल के बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास एक केस स्टडी में काम आएगा। ठीक है, मैं वीडियो को छोटी करने के लिए छोटी सी वीडियो बना दूँ तुमको, अरे यार 10 मिनट की वीडियो में इन्वायरमेंट चैप्टर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। संतुष्टि मिलेगी, बस डीपली पढ़ना पड़ेगा, केस स्टडी बनाने हैं तो। इंक्रीज इन अवेयरनेस ऑफ हेल्थ। आजकल देखो आपने हेल्थ केयर पे लोग कहते हैं 12th के बाद बॉडी बनाएंगे, मैक्सिमम बच्चों का रहता है भाई है बॉडी बिल्डिंग करेंगे, जिमिंग करेंगे 12th के बाद, है कि नहीं? तो अगर लोग ऐसी सोच रखेंगे तो किनको फायदा होगा? ऑर्गेनिक फूड वालों को, ऑयल फ्री फूड वालों को, रोस्टेड फूड वालों को, जिम वालों को, योगा, स्पा एक्सेट्रा। तो ऐसी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी। लोग योगा में, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं योगा में करियर बनाते हैं, योगा करते हैं, योगा सीखते हैं, सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, हेल्थ भी अच्छी होती है। तो लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं। आजकल बीमारी इतनी चल रही है, अटैक इतना आ रहा है, क्लासेस के अलावा थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज़ है, हर दूसरा तीसरा आदमी परेशान है इस चीज़ से। तो आप हेल्थ की तरफ जाओगे तो उससे उन लोगों को फ़ायदा होगा। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेशन, जो ऑर्गेनिक फूड का काम कर रहे हैं, रोस्टेड, जिम, योगा, ये सब काम। अगला अनसर्टेनिटी। देखो यार, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित, निश्चित है का उल्टा अनिश्चित है, सर्टेन का उल्टा अनसर्टेन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल आईटी फैशन इंडस्ट्री हो गया, फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, फास्ट चेंजेस हर जगह हो रहा है। अब उस चेंजेस को अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल है। आज आप एक नई गाड़ी खरीदो, पता चलेगा 1 साल बाद एक और नई गाड़ी आ गई, इसमें और ज़्यादा फीचर। आज आप एक फ़ोन खरीदो, 1 साल बाद नया मॉडल आ गया, नया फीचर है, आपको लगेगा कि नहीं यार मेरा फ़ोन तो पुराना हो गया। लेकिन पहले के जो फ़ोन थे, जो नए नए चलते थे मोबाइल फ़ोन, वो चलते थे 4-5 साल, ट्रेंडिंग में रहता था। पहले के गाने देख लो, पहले की मूवीज़ देख लो, वो लंबे समय तक ट्रेंडिंग में रहता है। आज क्या है, एक नया आएगा, कुछ दिन बाद फिर से नया आ जाएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो अनसर्टेन है पता करना कि क्या कल को होने वाला है, कल को क्या होने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। अगला डायनामिक। डायनामिक का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। डायनामिक का मतलब जहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं कंटिन्यू, उसको बोलते हैं डायनामिक। लाइक बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड डायनामिक। बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल, कीप चेंजिंग, इट इज नॉट अ स्टैटिक और रिजिड कि माहौल ऐसा ही रहेगा, कस्टमर ऐसे ही रहेंगे, लोगों की सोच ऐसी ही रहेगी, नहीं। लोगों की सोच बदलती है, इन माहौल चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है कंटिन्यू, चाहे वो लीगल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, चेंज होता रहता है। टू मॉनिटर एंड स्कैन बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली, तो क्लास आपको अपने इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली स्कैन करता रहना चाहिए, नई नई चीज़ें देखनी चाहिए, नया नया क्लास आपको मतलब कि क्रिएटिविटी लेके आना चाहिए बिजनेस के अंदर। ओके, कॉम्प्लेक्स, उलझा हुआ है कि इस डिसीजन से मेरे बिजनेस में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बड़ा ही क्लास उलझा हुआ है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन कंपनी। Although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these change will influence our business. Sometimes change may be minor but have large impact. कई बार एक छोटा सा चेंज हुआ पर हमारे बिजनेस पे बड़ा इम्पैक्ट आ गया, मतलब क्या हो गया क्लास, हाईली इलास्टिक। और कई बार बहुत बड़ा चेंज होने के बाद भी हमारे बिजनेस पे कोई खास असर नहीं पड़ता। समझ रहे हो? कई बार देखा होगा सरकार ने कोई रूल बना दिया, कोई तो बहुत रो रहा है, भी बर्बाद हो गया, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है क्लास, जैसे पेट्रोल प्राइस बढ़ गया मान लो, तो कोई कंपनी जो डायरेक्टली पेट्रोलियम के प्रोडक्ट बनाती है तो शायद उनको फायदा है नुकसान हो, जो नहीं बनाती उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत उलझा हुआ है। आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि तुमको इससे कितना फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज इन टैक्स रेट ऑफ 10% मे अफेक्ट द इनकम कंपनी बाई लार्ज इम्पैक्ट। सरकार ने सिर्फ 10% से टैक्स बढ़ा दिया, तो क्या पता एक बड़ी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़ रुपए जो है वो लगभग टैक्स बढ़ गया उसका, मान लो। और एक कंपनी जो बहुत कम कमाती है तो उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, भाई मैं तो बहुत कम कमाता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, 10% बढ़ भी गया तो। लेकिन जो बहुत बड़ी कंपनी है उसका बहुत बड़ा अमाउंट है। या कुछ और समझ लो क्लास की,
अमीरों पे ही मान लो सरचार्ज लगता है, एक सरचार्ज होता है जो अमीरों पे ही लगता है, तो अमीरों को फर्क पड़ेगा, गरीबों को पड़ेगा नहीं, छोटी कंपनी को पड़ेगा नहीं, बड़ी कंपनी को पड़ेगा। या सरकार ने कोई रूल बनाया जो एक्सपोर्ट कंपनी के लिए है, तो जो एक्सपोर्ट कर रही है उनको उससे फर्क पड़ेगा, जो एक्सपोर्ट नहीं कर रही देश के अंदर बेच रही है उनको नहीं पड़ेगा फर्क। तो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि क्लास कई बार क्या होता है आपको ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि भाई इससे आपके बिजनेस को क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लास्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट हर कंट्री में सेम नहीं होता, हर कंट्री में सेम नहीं है। लोग दुबई जाते हैं, है ना, अमेरिका से फ़ोन मंगवाते हैं, दुबई से मोबाइल फ़ोन लाएंगे, आईफोन लाएंगे, सस्ता पड़ेगा, तो उस कंट्री का अलग है हिसाब किताब, हमारे कंट्री का अलग हिसाब किताब है। तो रिलेटिविटी का मतलब क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जहाँ पे अलग अलग रीजन, जहाँ पे क्लास अलग अलग क्लास पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर की बात होगी, समझ जाना क्लास। फिर वो क्या है क्लास आपका, कहीं ना कहीं वो आप देखोगे कि अलग होता चला जाएगा, और वो पॉइंट कौन सा आएगा? रिलेटिविटी का पॉइंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी मोर डिमांड इन साड़ी इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूएसए, यूके। सेम कंडीशन इन इन्वायरमेंट में हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। अब यूरोप में हीटर ज़्यादा चाहिए मान लो, है कि नहीं? अब इंडिया में ही देख लो क्लास, अगर आप पहाड़ों की तरफ जाओगे तो उनको हीटर चाहिए, और हम लोगों को क्या चाहिए क्लास? एसी कूलर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, when consumer organization found pesticide in cold drink, it may be constant for the cold drink industry, but it was opportunity for juice इंडस्ट्री। अब आप ध्यान रखना, जब भी किसी केस स्टडी में एक कंपनी को घाटा और दूसरी कंपनी को फायदा हो रहा होगा, तो समझ जाना क्लास वो रिलेटिविटी ही है। अपॉर्चुनिटी फॉर वन बिजनेस एंड थ्रेट फॉर अनदर बिजनेस, जब भी इसकी बात आएगी तो क्लास हम उसको रिलेटिविटी ही कहेंगे, राइट? तो ये थे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपोर्टेंस क्या है? एग्जामिनेशन में बहुत हाईली चांस है ये टॉपिक आने का। सबसे पहली चीज, it enable the firm to identify opportunity and getting first mover advantage, helps the firm to identify threat, early warning signal, टैपिंग असेंबलिंग रिसोर्सेस हो गया, रैपिड चेंजेस को एडजस्ट करने में मदद करता है, पॉलिसी बनाने में और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं हर एक पॉइंट को, ठीक है? सबसे पहली चीज है, देखो, जब आप पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो, कंप्लीट इन्वायरमेंट की नॉलेज रखते हो, आप ये देखते हो कि सरकार में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा, कोई रूल रेगुलेशन तो नहीं बना, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है ज़माने के अंदर, लोग कैसे हैं, कस्टमर आज से 50 साल पहले ही कस्टमर की सोच अलग थी, आज ही कस्टमर की सोच अलग है, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, क्या डिमांड चल रहा है, क्या न्यूज़ में वायरल हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, हर एक चीज़ आप ध्यान रखते हो ना, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। फर्स्ट मूव मतलब जो इंसान सबसे पहला मूव करेगा उसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इमेजेस अपलोड करने के लिए फेसबुक ने सबसे पहले मूव करी थी एक टाइम पे, और शुरू में क्लास सबसे ज़्यादा फायदा भी उसको हुआ। आज कोई नई नई चीज़ आ जाती है, नोटबंदी हुई, पेटीएम ने सबसे पहला मूव दिखाया, उसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा फायदा पेटीएम को होता है। सिमिलरली कोई भी चेंजेस इन्वायरमेंट के अंदर आ रहे हैं, जो सबसे पहला मूव करेगा, चैटिंग के लिए, चिट चैट के लिए आप बात करते हो, व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप ऐसा हो गया शायद आप कॉल पे भी किसी से इतनी बात नहीं करते जितना व्हाट्सएप से करते हो। व्हाट्सएप ने इस बात को बहुत पहले भाप लिया था, उसके बाद कितने सारे चैटिंग ऐप्स आए, बट आप फिर भी व्हाट्सएप ही यूज़ करते हो, और मेजर बच्चे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जो सबसे पहले आएगा उसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा, सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, सबसे ज़्यादा नाम उसका होगा, पॉपुलैरिटी उसकी होगी। फिर जो बाद में आएगा क्लास उसको शायद उतना नाम ना मिले, बट 100% ट्रू नहीं है, बट हाँ शायद। इन जनरल बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। द बिजनेस मैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एट अर्ली स्टेजेस। अब देख रहे हो लैंग्वेज कितनी सिंपल रखी है, अर्ली स्टेजेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अर्ली स्टेजेस में समझ जाता है, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर। कैप्चर अ बिग शेयर मतलब 100 लोग अगर नमक खा रहे हैं तो टाटा का नमक 70 लोग खा रहे हैं 100 में से, विच इज अ मेजर शेयर। दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। तो अपने कॉम्पिटिटर से आप बहुत आगे निकल सकते हो। तो आप देखते रहो एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। जैसी नीरज चोपड़ा इंडिया के लिए मतलब कि पहला गोल्ड लेके आए, तुरंत ही महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया कि भैया हम आपको फ्री में क्लास SUV 500 देंगे या 700, जो भी है मुझे नहीं पता, वो उनको देंगे, ठीक है? आई थिंक 700 ही होगा, तो हम उनको देंगे फ्री में। तो इससे क्या महिंद्रा का कितना नाम हुआ, आज भी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं तो महिंद्रा का प्रचार ही कर रहे हैं। तो उसी तरीके से क्लास जो सबसे पहले, अब बाद में कुछ लोगों ने और भी दिया होगा शायद, लेकिन उनका नाम इतना ना हो, समझ रहे हो बात को? तो यही चीज़ है, जो सबसे पहला स्टेप उठाएगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करेगा और उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी होगा, ठीक है?
फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जब भी किसी केस स्टडी में बात आएगी पहले एडवांटेज की, सबसे पहले आने की, बड़े शेयर को कैप्चर करने की, समझ जाना वो यही पॉइंट है, उसे एक्सप्लेन करना है। Second, it helps the firm to identify the threats and early warning signal. कहीं ना कहीं क्लास ये थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करेगा और एक अर्ली वार्निंग सिग्नल भी देगा। मेरी बात समझना, अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो ना, आपको पता चल जाएगा भैया कि कल को तेरा नुकसान होने वाला है, कल को ये चीज़ तुम्हें घाटा पहुंचा सकती है, कल को ये वायरस हो सकता है आपके लिए, तो भैया एक चेतावनी बन जाएगी, अर्ली वार्निंग सिग्नल कि हाँ भैया पहले से पता पड़ जाएगा, लास्ट में नहीं पता पड़ेगा, पहले से पता पड़ जाएगा, हाँ भाई कल को ये चीज़ हो सकती है। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट on time get a warning signal to deal with the virus, deal with the constraint or the negative policy of business environment. Timely scanning of business environment and the qualitative information which businessmen get is taken as a warning signal and changes are made by the company accordingly. Example देता हूँ, सबको पता था कि भाई एक टाइम के बाद पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? सबको पता था, टेस्ला को भी ये बात पता था। उन्होंने वेल इन एडवांस, पहले से उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कार को बनाना स्टार्ट किया बहुत पहले भी। कल को तो पेट्रोल खत्म होगा, हालांकि अभी भी पेट्रोल खत्म होने में लगभग 8 साल और हैं, 7-8 साल बाद खत्म होगा, लेकिन आज से 10 साल पहले भी कंपनी इलेक्ट्रिक कार के ऊपर, हाइड्रोजन कार के ऊपर धीरे धीरे काम कर रही है। उनको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गया। अब जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कल क्या हो, कर रहे जा रहे हैं, अचानक से बंद हो जाएगा सब कुछ, अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाएगी तो नुकसान होगा। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल, आप दुबई को पता है कि भैया पेट्रोल खत्म हो जाएगा एक दिन, तो दुबई ने क्या किया, बहुत पहले से अपने यहाँ के टूर मेन जो कमाई आ रही थी, पहले पेट्रोल मतलब ऑयल से आ रहा था, क्रूड ऑयल से, लेकिन फिर दुबई ने क्या करा, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन किया 2 सेक्टर में। सबसे पहला टूरिज्म और दूसरा है क्लास रियल स्टेट। रियल स्टेट और टूरिज्म को धीरे धीरे प्रमोट करना चालू किया उन्होंने, और आज क्लास वो रियल स्टेट और टूरिज्म पे ज़्यादा डिपेंड है एज कम्पेयर टू क्रूड ऑयल पे। तो उनको वार्निंग सिग्नल मिल गया ना भैया, कल को नुकसान हो सकता है, पहले से अपना तैयार होके रहो। दिस इज कॉल्ड क्लास अर्ली वार्निंग सिग्नल। सबसे पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा आपको, पहला मूव अगर आप करते हो किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा बिग शेयर कैप्चर करोगे। दूसरा क्लास आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो, तुम्हें कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ भाई कल को मेरे को यहाँ से फायदा हो सकता है, तो पहले से आप क्या करोगे क्लास, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को आप असेंबल करके रखोगे, रिसोर्सेज को आप टैप करके रखोगे। बिजनेसमैन हैज टू सप्लाई द गुड्स इन मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट, टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट। सीधी सी बात है, मान लो मुझे कोई काम मिला, ठेका मिला, तो मुझे भाई वो काम करके देना है, मुझे 1000 शर्ट बनाने का ऑर्डर मिला बच्चों के लिए, मुझे 1000 शर्ट्स बनानी है, तो भैया उसके लिए पैसा भी जुगाड़ करना पड़ेगा, कपड़े खरीदने पड़ेंगे, लेबर बिठानी पड़ेगी, मशीन लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ करना पड़ेगा, पेंटिंग, डिजाइनिंग, थ्रेड्स, बहुत चीज़ें होती हैं उसके अंदर भैया, वो सब कुछ करना पड़ेगा। सो मुझे उन सब के लिए जुगाड़ करने का टाइम मिल जाएगा। अगर मैं स्कैन करूंगा तो मुझे जुगाड़ करने का टाइम मिल जाएगा। मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ रियल लाइफ का इसका। मारुति ने जब ये अनाउंस किया कि वो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे गाड़ी का प्लांट खोलेंगे, दिल्ली में देखना आप, या हरियाणा में, ऐसी अलग अलग जगह तो है ही प्लांट, उनके बहुत बड़े बड़े प्लांट है, इतने बड़े बड़े प्लांट है कि मतलब घूमते घूमते थक जाओगे। इवन आपको लगेगा भाई कितना बड़ा है, इवन बाइक से भी, ठीक है, आपको लगेगा भाई इतने इतने एकड़ में फैला हुआ है सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि अब नैरोलैक को पता चला कि भैया अच्छा मारुति अपना काम इंडिया में लाने वाली है, मारुति आएगी ज़रूर बट गाड़ी में पेंट कैसे करेगी, उसके लिए मारुति से हम बोलेंगे हम तुम्हारी गाड़ियों पे पेंट करेंगे। तो इतना बड़ा टेंडर अगर हमें मिल जाएगा तो हमारे फायदे। लेकिन मारुति हमें काम क्यों देगा, हम तो बड़े छोटे से हैं। तो हमने क्या किया, नैरोलैक ने क्या किया, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चालू किया, अपने प्लांट बढ़ाए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, ताकि मारुति आए, देखे और लगे कि हाँ ये बंदा हमारी गाड़ियों पे पेंट कर सकता है, इसकी ताकत है, कैपेबल है ये। तो यानी कि आपने क्या किया, रिसोर्सेज को अरेंज किया,
है ना, रिसोर्सेज को असेंबल किया, टैपिंग किया आपने कि कितना रिसोर्सेज चाहिए कल के लिए। अब मारुति ने अपना टेंडर दे दिया नेरोलॉक को और नेरोलॉक गाड़ी बना के बेचने लगी। तो अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए, आप नहीं मारुति आ रहा है कौन आ रहा है हमें क्या पता, आप ये सोचते और अपने आप विकास नहीं करते, अपने जो बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करते, तो मारुति काम देता ही नहीं, फिर आपको कोई और काम दे, मतलब कोई वो किसी और को काम दे देता। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट, रॉ मटेरियल सेक्टर, दे सिलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट एनवायरनमेंट। ठीक है, सीधी सी बात है, जो आउटपुट की डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए इनपुट का जुगाड़ आप कर लेते हो। मुझे पता है कल को सीबीएसई एमसीक्यू डालने वाला है, तो पहले से ही मैं एमसीक्यू वगैरह बना लूंगा, सारी चीज़ें रेडी कर लूंगा, ताकि जब ये रूल आए तब हम लोगों को झटका ना लगे और हम लोग बच्चों को एमसीक्यू प्रोवाइड कर सके, उसकी प्रैक्टिस करा सके। इट्स सिंपल, राइट? नेक्स्ट, help to adjust and adopt with rapid changes. Today changes are taking place very fast, and these changes have great impact on business, so it is essential to understand these changes at early possible. भाई कोई भी बदलाव अगर होने वाला है, समय से अगर आपको पता चल जाता है तो ही आपके लिए फ़ायदा है। हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विथ रैपिड चेंजेस। अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो समय से पता चल जाएगा कल को क्या चेंज होने वाला है हमारे इन्वायरमेंट में, और खुद को आप उसके अकॉर्डिंग ढाल लोगे, राइट? टुडे चेंजेस टेकिंग वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस अर्ली एज पॉसिबल। मतलब जितनी जल्दी तुमको पता चल गया उतनी ही जल्दी तुम चीज़ों को ठीक करोगे। नोटबंदी जब होने वाली थी, जिन लोगों को जितनी जल्दी पता चल गया उन्होंने उतने जल्दी ठिकाने लगा दिए पैसे को। कई लोगों को तो न्यूज़ देखते नहीं, मतलब है नहीं, किसी से कुछ पता चला नहीं, लास्ट में उनको झटका लगा। बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंजेस विद इन्वायरमेंट स्कैनिंग। बिजनेस मेक्स चेंजेस इन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट ऑल्सो टू मैच द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो भी बाहर का माहौल है उस हिसाब से आपके अंदर के माहौल को मैच करने का सोचती है कंपनी। समझ लो, बाहर लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो हम भी अपने यहाँ स्कैनर वगैरह लगाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी देते हैं। बाहर लोग ईएमआई ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों को, लोगों को सामान खरीदने के लिए, तो हम भी अपने शोरूम में ईएमआई का ऑप्शन देंगे, 0% इंटरेस्ट का ऑप्शन देंगे, तभी तो हमारा बिजनेस चलेगा। तो हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट रैपिड चेंजेस। तो सबसे पहला पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट क्या था, रिसोर्सेज का अरेंज कर सको। और ये क्या है, ये क्या कहता है क्लास, कि जो भी चेंजेस आते हैं बाहर, उस चेंजेस को अपने अंदर ढाल सको। मतलब जो बाहर चेंज आया, रूल बाहर बदल गया, लॉ बदल गया, तो लॉ के अकॉर्डिंग हम भी चेंज कर देंगे, हम भी खुद को बदल देंगे। सीधी सी बात है। अगला क्या है, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो, इन्वायरमेंट की कंप्लीट नॉलेज रखते हो, तो आप प्लानिंग कर सकते हो पहले से क्या क्या होगा, और उसके रिगार्डिंग आप पॉलिसी बना सकते हो। पॉलिसी मतलब क्या है कि हम किस तरीके से काम करेंगे, जी हमारी क्या पॉलिसी है, उधार देंगे नहीं देंगे, या उधार देने की कोई पॉलिसी नहीं है हमारी, हमारी पॉलिसी है, राइट? तो प्लान और पॉलिसी इन ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म कीपिंग इन माइंड द इन्वायरमेंट, सो दीज मस्ट बी मेड बाई कीपिंग इन माइंड ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स। थ्रू इन्वायरमेंट स्कैनिंग वी कैन मेड प्लान एंड पॉलिसी टू रिमूव थ्रेट्स एंड ग्रैब अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को लो और थ्रेट्स को रिमूव करो, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में हमारी क्लास क्या होती है, मदद होती है, राइट? मेरी बात ध्यान समझना, अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो आप अपने हिसाब से प्लान बना लोगे, टाइम आपको मिलेगा पूरा का पूरा कि कल को क्या होने वाला है, आप प्रेडिक्ट कर लेते हो। भैया पेट्रोल वाली गाड़ियाँ बंद होंगी, आपको पता चल गया, तभी तो आपने प्लान किया, पॉलिसी किया, रिसोर्स अरेंज किया कि हमें भैया पेट्रोल गाड़ी खत्म होगी तो फिर हमें इलेक्ट्रिक कार बनाना है। इंस्टेंटली थोड़ी आप इलेक्ट्रिक कार बना दोगे, रिसर्च होंगी, कितने साल लगेंगे, पैसा लगेगा, बहुत सारी रिस्क रहता है नए नए मार्केट में। तो प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में आपको हेल्प मिलता है, और जब आप इतनी सारी चीज़ें करोगे ऑब्वियसली क्लास आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। आप अर्ली वार्निंग सिग्नल ले रहे हो, आप प्लानिंग पॉलिसी कर रहे हो, आप लोग रिसोर्सेज को पहले से अरेंज कर रहे हो, रैपिड चेंजेस के साथ आप खुद को ले रहे हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस भी ले रहे हो आप, है ना? तो जब आप इतना कुछ करोगे तो आपका बिजनेस पक्की बात है इंप्रूव करेगा। जब आप सारी चीज देख दाख के काम कर रहे हो तो बिजनेस इंप्रूव करेगा। विद कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू external environment. Our business can stay in market for a long period and capture a big share in market. ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहोगे अगर आप मार्केट के लोगों का, मार्केट के सेंटिमेंट्स का, मार्केट के लोगों का ध्यान रखते हो। यानी कि आपके इन्वायरमेंट में जो है, अगर आप अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हो, क्यों कंपनी हजारों
करोड़ों का दान देती हैं डिफिकल्ट टाइम में, टाटा हो, ठीक है, या अलग अलग और भी कंपनी, महिंद्रा है, बहुत सारी कंपनी है इंडिया की। मुसीबत कोविड टाइम पे हजारों करोड़ रुपए दान दिया लोगों ने, क्यों? क्या जा रहा है उनका? क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, एक पब्लिक रिलेशन हमारा मेंटेन होगा, मीडिया में कवरेज मिलेगी और लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो आपका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा, सबका फ़ायदा है कि नहीं? तो यही है क्लास, आपका परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट में 5 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट। और इन पांचों डायमेंशंस को क्लास हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। हर एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर क्या क्या आता है, सोशल डायमेंशन के अंदर क्या क्या आता है, पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या क्या आता है, लीगल डायमेंशन में क्या क्या आता है और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। सो डायमेंशन का मतलब क्या है? इट मीन्स ऑल दी फैक्टर्स, forces and institution which have direct or indirect influence over the business। ये पांचों के 5 डायमेंशंस बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्लास अफेक्ट डालेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ये 5 के 5 इन्वायरमेंट जो डायमेंशंस हैं वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, असर डालेंगे उसके ऊपर। तो आइए एक एक करके सभी डायमेंशंस को इन डेप्थ, इन डीपली पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला है इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। किसी भी बिजनेस को उसका जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, वो क्लास असर डालता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, मैं जिस देश में काम कर रहा हूँ उस देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्लास मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा। इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है तो मेरा बिजनेस भी ग्रो करेगा, इकोनॉमी डाउन है तो मेरा बिजनेस भी डाउन होगा। अब इसके काफ़ी सारे क्लास एग्जाम्पल्स है जो हम क्लास एक करे स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल दी फोर्सेस एंड फैक्टर्स। देखो, कोई भी इन्वायरमेंट हो, शुरुआत यही होगी, दिस इन्वायरमेंट और दैट इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल दी फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ आर कंट्री। यानी कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे असर आएगा तो हमारे बिजनेस पे भी असर आएगा, अगर हमारे देश पे असर आएगा तो हमारे बिजनेस पे असर आएगा। यूक्रेन में वॉर चल रहा था क्लास रशिया के थ्रू, तो भाई उनके देश के बिजनेस पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा डायरेक्टली। आप ऐसा नहीं कह सकते हमारा देश खतरे में है और हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, नहीं। इसमें लिखा, बिजनेसमैन मस्ट स्कैन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक टाइमली एक्शंस टू डील विद दिस सिचुएशंस बिकॉज आई हैव क्लास इट हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। आप देखो, यहाँ है से काम की बात कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है और ये आपके बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है। जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी, अगर देश के लोगों की इनकम ही कम है, इसके अंदर नेशनल इनकम भी आता है, पर कैपिटल इनकम भी आता है। देश की अगर इनकम ही कम है, जीडीपी भी कम है, तो भी आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? आप महंगा सामान बेचोगे, लोग लेंगे ही नहीं, है ना। इन्फ्लेशन रेट क्या है इकोनॉमी के अंदर, डिफ्लेशन रेट क्या है, बैंक रेट कितना चल रहा है, मतलब बैंक कितना लोन, किस रेट पे लोन ले रही है सेंट्रल बैंक से, रेपो रेट क्या है, जीएसटी है, ध्यान रखना जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, फिजिकल पॉलिसी, जितने भी क्लास आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जितने भी पढ़े हैं, लाइक बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इसके अलावा मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। मनी सप्लाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनेशनल डेट एंड देयर इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है। आपको पहचानने के लिए आएगा एक केस स्टडी में कि भैया ये कौन सा डायमेंशन है, आपको वो डायमेंशन को एक्सप्लेन करना है। तो डायमेंशन तो यहाँ से यहाँ तक आप एक्सप्लेन कर दोगे, बट वो कौन सा डायमेंशन है वो यहाँ से आप पहचानोगे। तो ध्यान रखना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को डायरेक्टली, और अगर बैंक हमको लोन नहीं देंगे या हायर रेट पे लोन देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे असर आ रहा है ना उसका। तो यही सब चीज़ क्या है क्लास, आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है और ये आपके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। सेकेंड इज सॉरी सोशल इन्वायरमेंट। हमारा सोशल इन्वायरमेंट भी हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। जैसे सोशल इन्वायरमेंट, दिवाली का टाइम है क्लास, क्रिसमस का टाइम है, तो इस टाइम पे लोग जो
चाहिए आप वो बेचोगे ना उस टाइम पे। दिवाली के टाइम पे आप होली के कलर तो नहीं बेचोगे। तो वहाँ पे क्लास लोग क्या करते हैं, दिवाली के सेलिब्रेट लोग खूब खरीदते हैं, खूब शॉपिंग करते हैं। कलर है, दिया है, पटाखे हैं, ग्रीन जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं वो। इसके अलावा क्लास मिठाइयाँ हैं, गोल्ड है। देखना दिवाली पे कितने सारे ऑफर चलते हैं। अमेजन को भी पता है कि भैया इंडिया में दिवाली है, तो वो भी क्लास उस टाइम पे काफ़ी ऑफर्स निकालते हैं। फ्लिपकार्ट काफ़ी ऑफर्स निकालता है। सो सोशल environment consists the customs and tradition of the society in which business is existing। अब सोशल इन्वायरमेंट को लोग सोशल मीडिया समझ लेते हैं। नहीं यार, सोशल मीडिया वो टेक्नोलॉजी है। सोशल इन्वायरमेंट मतलब क्या है, कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है ना, कस्टम ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स, लोगों की सोच है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें हैं। इट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लोगों का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन सोसाइटी वेयर एज बिजनेस क्लास वेयर बिजनेस इज एग्जिस्ट। तो जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के त्योहार कैसे हैं, वहाँ के कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, पता होना चाहिए। मैकडी क्लास बाहर जो क्लास हैमबर्गर बेचता है दैट इज बीफ बर्गर। अगर बाहर आप जाते हो अमेरिका में, कहते हो भाई मुझे बर्गर दो, तो अल्टीमेटली वो आपको एक बीफ बर्गर आपके हाथ में दे देंगे। लेकिन इंडिया में अगर आप जाते हो मैकडी में, आप कहते हो मुझे बर्गर दो, तो वो आपको एक वेज बर्गर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? इंडिया में इवन बीफ बर्गर मैकडी बनाता ही नहीं है। और बाहर क्लास जो है वो चिकन नहीं बनाता कई कंट्री के अंदर, समझ रहे हो? ओनली बीफ। यही, अब वेज तो खैर बाहर कंट्री में बहुत कम है, ठीक है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि कंपनी को पता है किस देश में हमारा धंधा है, उस देश के लोग कैसे हैं, उस देश का कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, सब पता है। और ये पता करना पड़ेगा, तभी तो आप ये पढ़ रहे हो ना चैप्टर। इट इंक्लूड सेलिब्रेशंस ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये मैंने इंडिया को लेके बनाया। गुरु पर्व हो गया, इंक्रीज इन सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा, रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर माइनॉरिटी, वुमेन हेल्थ एंड फिटनेस। अब हमारे यहाँ क्या, माइनॉरिटी के लिए जॉब की रिजर्वेशन होती है। कंपनी वाले कहते हैं इतने परसेंट जॉब जो माइनॉरिटी को देंगे या वुमेन्स को देंगे। कई कंट्री में नहीं होता है इस चीज़ को, तो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन है ना, अलग अलग कास्ट क्या रिजर्वेशन है। अब बाहर कंट्री में नहीं है उस चीज़ को, तो उन कंट्री के हिसाब से कंपनी वहाँ चलेंगी, हमारे हिसाब से हमारे यहाँ चलेंगी, है ना। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर, इक्वल स्टेटस टू वुमेन। आजकल देखो महिलाओं को बराबर बराबर स्टेटस मिलता है। बाकी हेल्थ के लिए लोग तो कहीं ना कहीं जागरूक हो ही रहे हैं कि गुड हेल्थ मस्ट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। आज आप समझ रहे हो, आपके पास बहुत पैसा, लेकिन अगर शरीर ही आपका अच्छा नहीं है तो आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे उस पैसे को, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें क्लास आती है। सोशल मीडिया इज़ नॉट कवर अंडर सोशल इन्वायरमेंट। मेरी बात समझ गए? तो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ठीक है। इसके अलावा जो फेस्टिवल्स है वो सारी चीज़ें, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वुमेन एम्पावरमेंट है, रिजर्वेशंस है, वो सब किसके अंदर आता है, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। आई नो। तो ये आपके बिजनेस पे असर डालता है कि नहीं, मुझे बताओ। बिल्कुल डालता है ना। आप अपना बिजनेस, आप दिवाली के टाइम पे मिठाइयाँ बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्लास आपको इम्पैक्ट किया ना आपके इन्वायरमेंट ने, दिवाली ने, सेलिब्रेशन ने, फेस्टिवल ने। इसी के अंदर और भी चीज़ आता है क्लास, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात आ गई, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। आजकल ना लोग बाहर से सीख रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। लाइक वीक में 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए, सैटरडे संडे, तो लोग खुद को भी टाइम देंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चीज़ है। अब गधों की तरह काम करते करते पैसे कमाते रहो, पैसे कमाते रहो। और अपने, अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स की और हमारे प्रीवियस जनरेशन्स की, तो उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, वो ये है कि भाई उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा पढ़ाया है, कि भाई बच्चों को पढ़ाओ। जो भी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी उन्होंने। उन्होंने कभी नहीं सोचा क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड चिल मारना अपने लिए जीना, नहीं। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने यही सोचा कि भाई अपने बच्चों को, हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं। और अब तक वो बुढ़ापे तक वो मेहनत करते आ रहे हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोच रही है, वो इन्जॉय करने के बारे में सोच रही है। तो ये भी क्या है क्लास, आपका सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। बर्थ रेट है, डेथ रेट है, पॉपुलेशन है, एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है, लाइफ स्टाइल है, ट्रेडिशन, कस्टम, हैबिट ऑफ पीपल, इनोवेशन, लाइफ स्टाइल। तो ये सब कहीं ना कहीं क्लास, इनोवेटिव लाइफस्टाइल की भी, लाइफस्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। तो वो सब चीज़ क्या है क्लास आपका, वो आपका सोशल इन्वायरमेंट के अंदर कवर होता है। नाउ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, फॉरेन रिलेशनशिप कैसे हैं आपके, पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में है वो कैसी है, इनकी विचारधारा कैसी है, समझ रहे हो? मतलब कि इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी विचारधारा अलग है, अभी मोदी जी हैं तो इनकी विचारधारा अलग है, इनके आइडियोलॉजी अलग है ना। आप, आई नो आप समझ पा रहे हो बात को, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर, सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, इसका एटीट्यूड कैसा है अलग अलग
लोगों के लिए, अलग अलग समुदाय के लिए इनका जो एटीट्यूड है वो कैसा है। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज़ इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही सरकार बन जाती है तुरंत ही क्लास सारी मिनिस्ट्री में उथल पुथल होता है, सारे मिनिस्ट्री में चेंज होते हैं, अब सब कुछ, सब ट्रांसफ़र तबादला सब चलता रहता है। उनके हिसाब से चीज़ चलती है जो सरकार अभी है। कल को अगर किसी और की सरकार होगी तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से देश को चलाएंगे। तो देश जब चलेगा देश की कंपनी के ऊपर भी वो रूल रेगुलेशन लागू होंगे। तो यानी कि आप ये इग्नोर नहीं कर सकते सरकार किसकी है, तो सरकार को देखना पड़ेगा, सरकार जिसकी है आप उसके हिसाब से काम चलाओगे। एग्जाम्पल के लिए 1997 में जब जनता पार्टी पावर में आई थी तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, सरकार आई उन्होंने पॉलिसी बना दी बाहर की कंपनियों को बाहर भेजो, अपने घर भेजो। कोका कोला को उस टाइम क्लास इंडिया से जाना पड़ा था। फिर 19 क्लास उसके बाद आगे चल के बाद में क्लास 19, ये ईयर क्लास आई थिंक 1997 नहीं है, ये क्लास 87 होगा मेरे हिसाब से, एक बार इसको कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ईयर क्लास है 1997 नहीं है, पीछे होगा। तो जब मतलब कुल मिला के जब जनता गवर्नमेंट आई थी ना क्लास इंडिया, जब जनता गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, बाहर कंपनियों को भेज दिया अपने देश की, भाई तुम अपने देश जाओ, अपने देश में जाके वहीं अपना धंधा करो, यहाँ धंधा मत करो, राइट। उससे हुआ क्या, उससे क्लास कोका कोला जैसी कंपनी को देश छोड़ के जाना पड़ा, और उसके बाद क्लास जब वो देश छोड़ के चले गए तो उनको नुकसान हुआ। तो सरकार कौन सी है, कल कौन से रूल बना दे भैया कंट्री के अंदर, तो आपको उसको देखना पड़ेगा, वो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। अगला है, हाँ, और पॉलिटिकल के और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, लाइक स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी ने चालू किया, तो भाई ये भी पॉलिटिकल के अंदर ही आएगा क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हुआ है। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट बाय बीजेपी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इनकरेज बिजनेस क्लास एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, जैसा भी बीजेपी क्या प्रमोट कर रही है, बाहर जाके अलग अलग कंट्री में प्रमोट कर रही है कि आओ हमारी कंट्री में बिजनेस करो, मेक इन इंडिया है ना, मेक इन इंडिया अभियान चलाया, जैसे हर प्रोडक्ट में मेड इन चाइना देखते हो आप, मेड इन कोरिया देखते हो आप, तो भाई मेड इन इंडिया हमारा जो सामान है वो पूरे वर्ल्ड में जाएगा, हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहेगा मेड इन इंडिया, राइट, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री हो गया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑन बिजनेस, फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन रिलेशंस, वैल्यू ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये सारी चीजें क्लास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर कवर होता है कि पॉलिटिकल पार्टी की क्या रवैया है। फॉरेन रिलेशन भी डिपेंड करता है कि भैया हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना फॉरेन रिलेशनशिप है, तो फॉरेन रिलेशनशिप कैसा होगा ये भी पॉलिटिकल पार्टी में यानी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कवर होता है। ध्यान रखना पॉलिटिकल अंदर क्या क्या आता है। नेक्स्ट है क्लास लीगल इन्वायरमेंट, जितने भी एक्ट हैं, ध्यान सुनो, जितने भी एक्ट हैं, लॉ, रूल, रेगुलेशन, वो सब लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड मतलब जहां तुम्हारा बिजनेस है तुम उस लॉ के हिसाब से चलो। अगर किसी कंपनी का किसी और कंट्री में कोई बिजनेस है वो इलीगल है, वो इंडिया में लीगल हो सकता है या इंडिया में इलीगल हो सकता है, अगर बाहर वो लीगल है तो। बाहर प्लास्टिक के लिए बैन नहीं है, वो लीगल है, हमारे यहाँ इलीगल हो गया, समझ रहे हो बात को। तो भैया जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ का लॉ आप जानोगे, उसके हिसाब से काम करोगे, स्टेट का हो चाहे नेशन का हो। देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स। पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए तुम्हें उस इन्वायरमेंट के रूल्स का, उस इन्वायरमेंट के रेगुलेशंस का। अगर आप मथुरा जाओ, ठीक है, राधा राधा, आप सारी दुकान पे देखना, मथुरा वृंदावन में बच्चे भी पढ़ते हैं, पता होगा उनको, हर जगह देखो राधा रानी के नाम से राधा राधा, हर दुकान पे हर जगह राधा राधा के नाम से चलता है। अब वहाँ पे जो है बिल्कुल धार्मिक स्थल है, वहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु रोज जाते हैं, क्लास परिक्रमा करते हैं और सब चीज़ें चलती हैं। अब वहाँ पे आप कोई ऐसा रेस्टोरेंट खोल दो जो क्लास नहीं चलेगा वहाँ, अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जो गलत है, ऑब्वियसली वहाँ नहीं चलेगा आपको। तो आपको वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, वहाँ के लोगों की भावनाओं की इज्जत करनी पड़ेगी, राइट, करनी भी चाहिए। It includes law and legislative act, administrative order issued by the government, इंडस्ट्री का एक्ट हो गया, फेरा एक्ट हो गया, फेमा एक्ट हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, बोनस ग्रेचुइटी एक्ट हो गया, लीगल पॉलिसी ऑफ लाइसेंसिंग, फॉरेन ट्रेड। लाइसेंसिंग की बात चल रही है, फॉरेन ट्रेड की नहीं, लाइसेंसिंग की, लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड। लाइसेंस फॉरेन ट्रेड में जो लाइसेंसिंग वगैरह है ना, वो सारे जो भी रूल रेगुलेशन की बात है ना, वो लीगल के अंदर आएगा। अब सिगरेट कंपनी जो है सिगरेट बनाती है, वो डब्बे पे लिखती है सिगरेट से कैंसर होता है, कर्क रोग होता है, लेकिन फिर भी उसे लिखना पड़ता है। वो कौन अपने सामान को बुरा बुरा बोलता है, लेकिन उन कंपनियों को बोलना पड़ता है ना। क्यों बोलना पड़ता है?
क्यों? ये क्लास लीगल इन्वायरमेंट की वजह से आपको बोलना पड़ेगा। आप ये नहीं कहते सिगरेट पियो मस्त हेल्दी रहो, नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा जो सच है। पैकेट ऑफ सिगरेट मस्ट हैव स्टैट्यूटरी वार्निंग, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, एडवर्टाइजमेंट ऑफ बेबी फूड, तो बेबी फूड जो है कंपनी जब बेबी फूड का एडवर्टाइजमेंट करती है, सेरेलैक वगैरह जो बच्चों का दूध आता है, साफ लिखा रहता है बच्चों के लिए माँ का दूध ही अच्छा है, मतलब सबसे बेस्ट कंपनी खुद कह रही है, मैं अपना सामान तो बेच रहा हूँ पर फिर भी मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा तो वही है कि नहीं? तो इसका मतलब ये लीगल है, आपको बोलना ही पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते, आप मना नहीं कर सकते। आप देखना बच्चों का जो फूड आता है सेरेलैक, घर में अगर हो कोई छोटा बच्चा है आसपास कहीं भी, दुकान पे जाके देखना, मेडिकल पे साफ लिखा रहता है नीचे कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा है, राइट? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अब ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल तो पता ही क्लास चैट जीपीटी और ये एआई, बच्चे तो अपना होमवर्क भी चैट जीपीटी से कर रहे हैं ना। और टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है ना क्लास आजकल, मतलब टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि ज़माना बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, साथ में कुछ डीमेरिट भी है, बेरोजगारी भी हो रही है कहीं ना कहीं। जो काम पहले लोग करते थे आज उसे मशीन काम कर रहा है क्लास, रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है क्लास, है ना। तो इस तरह से आपने दुकान देखी होंगी, छोटी छोटी दुकान जहाँ पे कोई नहीं, आप पैसे डालो सामान लो जाओ खत्म। मेट्रो ट्रेन पे जाओ ना, पहले टिकट काउंटर हुआ करते थे, आजकल मशीन लगी है, टिकट वहीं से आपको मिल जाता है। लाइक बैंकिंग सिस्टम में ऑनलाइन चीज़ें हो जाती हैं, आप एटीएम से ही पैसा जमा करते हो, एटीएम से ही पैसा निकालते हो, तो काउंट करने वाले की बेचारे की नौकरी जो वहाँ बैठा था कैशियर, खत्म। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द मैथड ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन का जो मेथड है, जो टेक्नोलॉजी है, यूज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, मशीनरी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजिकल क्लास चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मोर बेनिफिट फॉर कस्टमर। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्लास कस्टमर को ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, राइट? डिजिटल वॉचेस क्लोज द बिजनेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस, एलईडी रिप्लेस द टीवी, फोटोकॉपियर मशीन क्लोज द बिजनेस ऑफ कार्बन पेपर। फोटोकॉपी मशीन आई, कार्बन पेपर होते थे, आपने शायद देखा भी ना हो, कार्बन पेपर होके लोग बिलिंग करते थे कार्बन पेपर की। आजकल क्या, दो तीन 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 कॉपी प्रिंट आउट निकल आता है। दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, इंप्रूव द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बुकिंग टिकट्स आते हो घर बैठे बैठे आप, क्लास रेलवे की, फ्लाइट की टिकट घर बैठे बैठे कर सकते हो। पहले ज़माने में लाइन लगा करती थी, आज भी लगती है। जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है या जो कन्वेंस फी बियर नहीं करना चाहते, तो वो वहाँ फिजिकली भी जाके टिकट ले सकते हैं। बट हाँ, सुविधा है, घर बैठे बैठे क्लास आप चीज़ें चल रही हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप ले सकते हो, ऑनलाइन आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो। आजकल क्या है कि जो भी ऑनलाइन आ गया, सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट, आजकल देखो ना, पहले बैनर, पर्चे, बोर्ड, होर्डिंग्स लगते थे ना, अब क्या है, ऑनलाइन। अगर आपके पास ऑडियंस है तो भैया आप प्रचार करोगे, कंपनी कहते हैं भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, कोई आके आपको बोल रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं वो एक एडवर्टाइजमेंट है जो ऑनलाइन हो रहा है, राइट? तो ये सब चीज़ किसके अंदर आता है? तो जहाँ पे बात होगी टेक्नोलॉजी की, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एडवांसमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। ड्राइवरलेस कार भी आ रही है आजकल। ड्राइवरलेस कार मतलब कोई नहीं है गाड़ी में, लेकिन फिर भी गाड़ी चलेगी और आप बैठोगे, आपको छोड़ के आएगी। कितनी टेक्नोलॉजी है बताओ। लोग चांद तक की बात कर रहे हैं क्लास, चांद पे घर बसाने की बात कर रहे हैं, मार्स तक पहुंचने की बात चल रही है, इंसानों को मार्स तक भेजने की प्लानिंग चल रही है। रीयूजेबल रॉकेट स्पेसएक्स ने बनाए, एलॉन मस्क ने। तो कितनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, तो भैया आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपके बिजनेस पे भी उसका असर आएगा। अगर दूसरी कंपनी प्रोडक्शन करने के लिए कोई महंगा और अच्छा नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, तो भी आपको भी करना पड़ेगा, तभी आपका धंधा चलेगा, नहीं तो आपका बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट आएगा, सीधी सी बात है। दीज आर द क्लास एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, राइट? तो ये 5 डायमेंशन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इनमें से एक क्वेश्चन आता है, एक केस स्टडी आती है, आपको पढ़ना है, उसे पहचानना है कि भाई बताओ ये कौन सा डायमेंशन लग रहा है। तो सबके जो कॉम्पोनेंट्स है ना, और मैं सोशल मीडिया वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्लास, वो क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में। सोशल मीडिया का अगर आप यूज़ करते हो बिजनेस को प्रमोट करने में, एडवर्टाइजमेंट में, तो वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, वो सोशल नहीं है, राइट? तो ये हो गया क्लास 5 के 5 डायमेंशन। 8 नवंबर 2016 या 7 नवंबर की रात को मान लो एक ऐसा अनाउंसमेंट होता है, जिस अनाउंसमेंट से क्लास पूरे भारत में अफरा तफरी मच जाती है। बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है उस वजह से। बहुत सारे लोगों क्लास करप्ट काम कर रहे थे, जो क्लास उन लोगों को दिक्कत होती है। कई सारी जगह ब्लैक मनी जो है वाइट मनी में कन्वर्ट होता है, लोगों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है, पूरी इकोनॉमी में उथल पुथल मच जाता है, जो लास्ट के कई डेकेड्स में कभी हुआ नहीं। और वो किया क्लास मोदी जी ने
नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन। एक ऐसा अनाउंसमेंट जिसमें क्लास देश में लगभग 84% सर्कुलेशन का पैसा वेस्ट हो गया रात के 12 बजे से। मतलब कि आपकी जेब में जो 500 और 1000 के नोट हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यानी कि आप किसी आम जनता को दोगे तो उसे रिफ्यूज कर देगा। और आपको पता है 500 और 1000 के नोट सबसे ज़्यादा थे। अगर पूरे देश में 100 नोट पड़े हुए हैं तो उसमें से क्लास 84% जो है 100 में से 84 लोगों के पास 500 और 1000 का नोट है, वो सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों किया, क्या फ़ायदे के लिए किया, सब आगे बात करेंगे। रिजल्ट क्या रहा इस पूरी क्लास के अंदर A to Z देखेंगे, आपके इस बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सरकार ने जब ये किया तो लोगों ने बोला भाई हमारा 500,000 कहाँ जाएगा फिर। तो फिर सरकार ने मौका दे कि आप इसे बैंक में जाके एक पर्टिकुलर डेट से पहले एक्सचेंज कर सकते हो और उसके बदले दूसरे नए 2000 के नए नोट आप लेके जा सकते हो। लेकिन शुरू में क्योंकि लोग इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, बैंकों के पास थोड़ा थोड़ा सा था, तो एक दिन में सिर्फ आप 2000 रुपये ही चेंज कर सकते थे। ऐसा सरकार ने इसलिए किया क्लास क्योंकि जो बहुत सारे बड़े बड़े माफिया हैं, जो क्लास करप्ट लोग हैं, करप्ट बिजनेसमैन हैं, डीलर्स हैं, करोड़ों रुपए क्लास पैसे घर पे रख रखे थे। अब उन सबको अगर एक्सचेंज करना होगा तो वो बैंक में जाएंगे और अपना पैसा एक्सचेंज करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्लास बैंक में आ जाएगा भाई तुमने आज 5 करोड़ कैसे जमा करे एक्सचेंज करने के लिए, कहाँ से आया ये पैसा। तो वो फंसेंगे और वो क्लास लीगल दायरे में आ जाएंगे। ऐसा सरकार का इंटेंशन था। बट जो रिपोर्ट आई उन लोगों ने सीधा बैंक के मैनेजर से सेटिंग करी, अलग अलग लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा बांटा कि भाई मेरे पुराने नोट ले लो, मुझे नए नोट दे दो, इतने % पे, इतने डिस्काउंट में और कमीशन पे। इस हिसाब से क्लास वो अपना काम कर गए। और जो मेन सरकार का पकड़ने का मकसद था क्लास, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। कई लोगों की जान इसलिए गई क्लास, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किसी की घर में कुछ शादी है, किसी का इलाज का खर्चा है, कोई बहुत अर्जेंट पेमेंट चल रही है और वो पुराने नोट आपने बंद कर दिया और उसे कोई ले नहीं रहा, बैंक से वो एक्सचेंज हो नहीं रहे। कई लोगों की लाइन में लगे लगे, बूढ़े लोगों की जिनकी हालत ठीक नहीं थे वो लाइन में लग रहे हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे कई लोगों की जान चली गई। जो भी है इस पूरे टॉपिक को A to Z कवर करते हैं आज, डीमोनेटाइजेशन। एक वो सिचुएशन जहां सेंट्रल बैंक ने क्लास विड्रॉ कर लिया मार्केट से उस करेंसी या उस डिनोमिनेशन के नोट को जो कल तक क्लास ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट था, उस पैसे को क्लास आपने निकाल लिया। 8 नवंबर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड डीमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल 500 एंड 1000 डिनोमिनेशन नोट ऑफ महात्मा गांधी सीरीज। इट इज ऑल्सो अनाउंस दैट इशू ऑफ नए 500 और 2000 के नोट, पहले 2000 के नोट आए फिर बाद में 500 के नोट आए, एक्सचेंज ऑफ more than 15 people died in the post demonetization. Also its small business, सबसे बड़ा दुख तो छोटे छोटे बिजनेसमैन को हुआ। डिमोनेटाइजेशन वो पीरियड था जहाँ पे लोग सिर्फ नेसेसिटीज़ को खरीद रहे थे, पैसे नहीं है, पैसे हैं मतलब जो नोट चल रहे हैं वो नोट नहीं है। 10 के 50 के 20 के नोट कितने ही आदमी रखता है, मैक्सिमम लोग 500 1000 100 के भी नोट बहुत कम रखते हैं, 500 1000 सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। तो छोटे छोटे बिजनेसमैन की दुकानें बंद हो गई, उनको लॉस हुआ, 15 लाख नौकरियाँ चली गई। अब जब धंधा नहीं चलेगा मेरी दुकान का, तो मेरी दुकान में 4 लोग काम करते तो उनको निकाल ही दूंगा ना मैं, तो बेरोजगार हो गए वो। और क्लास लगभग क्लास 84 86% जो है वो क्लास करेंसी सर्कुलेशन में थी। और डिमोनेटाइजेशन एक फेलियर की तरह क्लास रिपोर्ट आई, न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फेलियर माना गया। लगभग 99.30 पैसा जो है ब्लैक मनी सिस्टम में था वो वापस RBI के पास आ गया। मतलब लोगों ने किसी ना किसी तरीके से लूपहोल निकाल के, करप्ट लोगों ने वो पैसा वापस बैंक में जमा करा दिया। यानी कि सिर्फ इतना ही पैसा डूबा, उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ आ रही थी, पैसा जला दिया लोगों ने, जो भी चीज़ किया, मतलब उसको क्लास एक पूरी तरीके से एक सक्सेसफुल चीज़ें वो नहीं मानी गई उसको। एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, अभी जो नोटबंदी हुई ये रहे क्लास 500 1000 के नोट, आप सबके सामने ही हुआ है तो चीज़ें आप सबको पता होगी, हालांकि थोड़ा धुंधला पड़ गया होगा वो चीज़ें। तो यहाँ पे क्लास जो डिमांड, उसके वजह क्लास नए आए, नए 2000 के नोट आए शुरू में। तो ये करप्शन को ख़त्म करने के लिए किया गया। जो जैसे आप ज़मीन खरीदते हो, मान लो 50 लाख की है, तो बोले भाई 20 लाख कैश दे दो, 30 लाख हाँ लीगल पेमेंट कर दो, तो वो 20 लाख कैश हो गया। तो उसे क्या करेगा आदमी, रखेगा कहीं ना कहीं। आपने मूवीज़ में देखा होगा, लोगों ने दीवारों पे चुनवा देते हैं, बक्से भर भर के कैश रखते हैं। तो जो करप्शन है उसे ख़त्म करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ जो चीज़ें चलती थी ना क्लास, उसमें पैसे दिए जाते थे, कैश दिया जाता था इलीगल एक्टिविटी के लिए। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी
जब आप घूस देते हो किसी भी सरकारी काम में तो कैश ही देते हो, है ना। अब ये थोड़ा ना कि आप पुलिस वाले को दे रहे हो, चालान ना करो भाई पैसे ले लो 100-200, तो वो अकाउंट से थोड़ी देते हो, फिर सबूत रहेगा। तो जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं क्लास, उसको बंद करने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए क्लास डिमोनेटाइजेशन लाएगा। टू स्टॉप दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इन मार्केट, एक जो मार्केट में ब्लैक मनी थी उसकी सर्कुलेशन को भी खत्म करने के लिए क्लास डिमोनेटाइजेशन किया गया। प्रिवेंट टेरर फंडिंग, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए होता क्या है ना क्लास, जो घुसपैठिया होते हैं क्लास, जो अलग अलग आस पड़ोसी देश से आ जाते हैं देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उन घुसपैठियों को, जो पाकिस्तानी जो आर्मी की तरफ से आते हैं, उन्हें पैसा दिया जाता है ना, टेररिस्ट को पैसा दिया जाता है। तो उस टेरर फंडिंग को उनको पैसे देते हैं क्लास इसी में। नकली नोट भी काफ़ी छपने लगे थे, 500 काफ़ी नकली नोट हो गए थे, है ना, बहुत सारे नकली नोट हो गए थे। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्लास डिमोनेटाइजेशन लाया गया था। नकली नोट को रोकने के लिए टैक्स, लोग टैक्स की चोरी करते थे, 100 करोड़ कमा रहे हो और 10 लाख दिखा रहे हो इनकम, तो बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है आपने सरकार को टैक्स ही नहीं दिया, देश कैसे चलेगा, टैक्स नहीं दोगे तो भाई उसकी टैक्स की चोरी। कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट भी करना था कि नोट अगर बंद होगा लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी ना सरकार को बहुत फायदा पहुंचाएगी। अगर इकोनॉमी कैशलेस हो गया, कैश नहीं, सारा पेमेंट ऑनलाइन होगा, सब कुछ सरकार के बैंक में रहेगा आपकी सारी। अभी मान लो आप फ्रॉड कर रहे हो ना, चोरी कर रहे हो, टैक्स की बात में नहीं कर, सारा पैसा बैंक में आ रहा है, अब सरकार को सब कुछ दिख रहा है, तो आप झूठ नहीं बोल सकते, चोरी नहीं कर सकते। कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना, है ना, और टेरर फंडिंग को रोकना, इलीगल एक्टिविटी को रोकना, ब्लैक मनी जो है उसे खत्म करना, करप्शन खत्म करना, ये सारे के सारे मेन एम है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि डिमोनेटाइजेशन का एम क्या है, क्यों किया गया था डिमोनेटाइजेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि 99 से ज़्यादा % जो पैसा है वो आ गया वापस, तो पता चला, फिर उसमें खर्चे ही बहुत हुए। डिमोनेटाइजेशन में सरकार ने मशीनें लगाई क्लास, नोटों को रिसाइकिल करने के लिए बहुत करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किया। इसको अप्लाई करना, बैंकों के थ्रू क्लास नए नोट पहुंचाना, सर्कुलेशन में लेके आना। शुरू में इतने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इतने लोग लाइन में लगे रहे, लोगों का टाइम खराब हुआ, बिजनेस कई सारे छोटे मोटे बंद हो गए, 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो ये इस तरीके से इसके डीमेरिट है। बट हाँ, एम पूछा जाए तो ये क्लास आप 5 एम मैक्सिमम आप लिख सकते हो। ऐसा क्लास डिमोनेटाइजेशन कोई पहली बार नहीं हुआ है। डिमोनेटाइजेशन हैज़ बीन डन इन वेरियस कंट्री लाइक क्लास नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन पहले भी हो चुका है। डिमोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई इतना सारा पैसा इकोनॉमी के पास है, वो सारा 86% अगर पैसा विड्रॉ कर लोगे तो वो प्रॉब्लम है। इंडिया ऑल्सो फेसेस, अभी भी आपको पता है क्लास की आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्लास 2000 के नोट को विड्रॉ करेगी फ्रॉम सर्कुलेशन, है ना। उसके लिए 30 सितंबर तक का टाइम भी दिया लोगों को, हालांकि उसके बाद भी वो लीगल टेंडर रहेगा। तो आप उस पैसे को बैंक से एक्सचेंज करा सकते हो, बैंक में जाके जमा करा सकते हो, एक्सचेंज करा सकते हो। 2000 के नोट अगर आप बंद करोगे इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लोगों के पास ज़्यादा नोट 500 के हैं, तो 2000 के नोट का जो परसेंटेज आरबीआई ने बहुत पहले से विड्रॉ करना चालू कर दिया होगा, आपको हाल फिलहाल में बहुत कम दिखा होगा 2000 का नोट। आरबीआई मतलब उसको बैंकों के थ्रू सर्कुलेट ही नहीं कर रही, लेकिन अब एक टाइमलाइन भी दे दिया गया है, तो ये 2000 के नोट सरकार वापस ले लेगी, मतलब ये भी मार्केट से विड्रॉ कर लेगी, लेकिन ये उस तरीके से नहीं जैसे 500 2000 का था। तो दिक्कत नहीं हुई जनता को, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई लंबी लाइन नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो जो डिमोनेटाइजेशन 1946 और 1978 में भी हुआ था पहले भी, बट तब कोई दिक्कत नहीं थी समस्या, क्योंकि तब बहुत बड़े नोट की डिमोनेटाइजेशन, 10,000 का नोट चलता था पहले, 10,000 के नोट का डिमोनेटाइजेशन, समझ रहे हो। उस टाइम पे सोचो 10,000 रुपये, मतलब उस टाइम 10,000 में आप पूरा पूरा बस्ती गांव खरीद लेते, इतने रुपए में आप, है ना। उस टाइम की बात चल रही है ये, जब समझ लो 1-1 रुपए में ज़मीन मिलती थी, उस टाइम की बात चल रही है। तो अगर उस टाइम पे अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 10,000 का नोट सरकारी काम के लिए यूज़ होता था, वो थोड़ा बहुत कहीं होता है, उसको डिमोनेटाइज करते हैं तो वो चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 500 2000 का नोट जो सबके पास है, जो सारा सर्कुलेशन उसी से हो रहा है, वो डिमोनेटाइजेशन कर दोगे तो दिक्कत होगी। और यही थी क्लास डिमोनेटाइजेशन की सारी कहानी। लेकिन क्लास अब 2000 के नोट भी क्लास जो है आपने नहीं देखे होंगे, आपके घर वालों ने भी बैंक में जमा कर दिए होंगे या सेटल कर दिया हो, किसी को पे कर दिया होगा। तो ये भी क्लास 30 सितंबर तक क्लास सरकार ने बोला सब लोग जमा कर दो, उसके बाद ही कहानी क्लास आगे पता चलेगी। डिमोनेटाइजेशन, उसके एम बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, जरूर पढ़ के जाना। और मीनिंग मैंने समझा दिया है क्लास, इतना ही है, इससे ज़्यादा क्लास कभी ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, आपके लेवल के लिए इतना ही बहुत है। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना क्लास, और ये चैप्टर पूरी तरीके से आज हो गया दी एंड। ओके, सो ये चैप्टर हमने एंड किया। अब 3 चैप्टर हमने शुरू के खत्म कर दिए अच्छे से, तो तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 3 के 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के याद करके आना। अगली क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे और उस प्लानिंग चैप्टर को भी अच्छे से खत्म करेंगे। पार्ट ए आसान है, 50 नंबर का है, ईजी है, 8 के 8 चैप्टर। तो हमारा टारगेट यही रहेगा, पहले 4 चैप्टर खत्म करें,
फिर अगले 4 खत्म करें, फिर 8 के 8 का अच्छे से रिवाइज करके दिमाग में सेट कर लें। 8 चैप्टर खत्म हो गया, 50 नंबर पक्के हो गए, फिर बाकी हम 4 चैप्टर की 30 नंबर की प्रिपरेशन उसके बाद करेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना, समझ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ यार सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो और क्लास लाइक करो और पढ़ाई करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो।